नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जिस टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक, जिसमें हम बात करते हैं सीधी और तमाम उन मुद्दों पर बहस करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं जो भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं से जुड़ी होती है। भारत में 3.0 एनडीए सरकार ने आम बजट पेश किया है और इसके बाद से लगातार इस बजट पर हो हल्ला देखने को मिल रहा है। विपक्ष कहता है कि भेदभाव को बढ़ावा देने वाला आम बजट लाया गया है और इसमें उन राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। वैसे अखिलेश यादव जो कि सपा के सांसद हैं, सपा के मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि यूपी को भी कुछ नहीं दिया गया है। किसानों के कई संगठन भी बजट पर निराशा जाहिर कर चुके हैं। भारत का किसान लंबे समय से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है, अपने कर्जे की माफी की आस लगाए बैठा है, लेकिन केंद्र सरकार इससे हर बार अनसुना करती आ रही है। दिल्ली में संसद परिसर में किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अपने आंदोलन को आगे जारी रखने का ऐलान कर दिया है। खेती को मुनाफे का सेक्टर बनाने वाले प्रयास क्या एनडीए सरकार 3.0 में आम बजट में दिखते हैं? विकसित भारत की आस में सरकार ने जिस बजट का ऐलान किया है, इसमें किसानों को कितना भागीदार बनाया गया है? इन्हीं सवालों पर हमारी आज की स्ट्रेट टॉक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो किसानों की पुकार और क्या सरकार बहरी हो गई है, अनसुना कर रही है बार बार उनकी जो मांग है एमएसपी की कानूनी गारंटी की, कर्ज माफी की और भी वो वायदे जो किसानों के आय को दोगुना करने के किए गए थे। कुछ ऐसे ही सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के जो कि हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखा जाए और उन सवालों को टटोलने की, उनकी सच्चाई समझने की, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम के दौरान। आइए इन सवालों पर नजर डालते हैं कि क्या एनडीए सरकार 3.0 के पहले बजट से किसानों की दुर्दशा सुधरती दिख रही है? ये प्रयास नजर आ रहे हैं। ये जो बजट है इसमें किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय क्या दिखते हैं? इस दिशा में जो ऐलान हुआ है वो दिख रहा है। बजट में खेती को रोजगार से जोड़ने के कितने उपाय किए गए हैं? किसानों की दुर्दशा सुधारने का सही रोड मैप क्या राहुल गांधी विपक्ष इंडिया के पास है? इसको भी समझेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि वो सरकार पर दबाव बनाएंगे कि एमएसपी की जो कानूनी गारंटी की बात हो रही है ये फिजिबल है। इस पर उन्हें खुद जो है ये बात देखी है, इस पर विचार विमर्श किया है और ये संभव है। आइए अपने पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता ईशान त्यागी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं संजय कपूर जी और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे फार्मर इश्यूज एक्सपर्ट आत्मजीत सिंह भी। शुरुआत में ईशान जी आपसे करना चाहती हूँ। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो सभी दल हैं वो एक सुर में नहीं कर रहे हैं। ईशान जी आप क्या कहना चाहेंगे? नेहा जी देखिए, सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, किसानों की बात पूरा देश कर रहा है। जी आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले, पूरा डिटेल में ले जाने से पहले थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको 1947 में लेके जाता हूँ। जब 1947 में स्वतंत्रता संग्राम का एक संग्राम चल रहा था, उस समय हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ज्यादातर लोग उस समय किसान परिवारों से आया करते थे, खेती बाड़ी में काम करते थे, और क्योंकि जी रोजगार इतना था ही नहीं देश में, तो उन किसानों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। कांग्रेस के साथ साथ वो जुड़े और देश को स्वतंत्रता दिलवाई। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद देश में हालात इस तरह के थे कि ना कृषि का उत्पाद बहुत ज्यादा होता था और अकाल की स्थिति पड़ी हुई थी, ना इरिगेशन पे कुछ काम किया था उस समय हमने, क्योंकि देश ही नहीं बना था तो इरिगेशन पे जाहिर सी बात है काम कैसे होगा। उस समय आप ये देख लीजिए कि फूड हम डेफिसिट में हुआ करते थे। हमें, क्योंकि ये यूएसए में प्रोग्राम जा रहा है, तो यूएसए से भी हमें ग्रेन मंगवाना पड़ता था। लोगों को मालूम है PL40 क्वालिटी का ग्रेन आया करता था उस समय, जी गेहूं आया करता था देश में। उसके बाद जो कांग्रेस की योजनाएं हमारी बनाई हमने हमने किसानों को, हमने जो कृषि का क्षेत्र है उसमें हमने मनी पंप करना शुरू किया। हम श्वेत क्रांति लेकर आए, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। हम जी हरित क्रांति लेकर आए, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। हमने जो पंजाब जो एक क्षेत्र था उसको ऐसा हमने बना दिया कि वो कृषि में सबसे ऊपर हो गया, देश में नहीं पूरे विश्व में। जी और उसके बाद आप देखिए कि हम धीरे 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 करके हमने किसानों को सब्सिडीज दी, हमने R&D में इन्वेस्ट किया, हमने मंडियां स्थापित करी, और उसके बाद हम धीरे 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 करके हमारा देश
जो कि एक डेफिसिट में था 1947 में, धीरे धीरे सरप्लस में आ गया। हम ग्रेन बाहर भी भेजने लगे, हम जितने भी हमारी फूड सिक्योरिटी की स्कीम्स थी उनको लेकर आए हम। ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का भी एक हमारे साथ था, इसलिए हम ये सब चीजें कर पाए। जी अब आइए आज की स्थिति पे आइए। ठीक है, तो देखिए आज की स्थिति में ये हाल है कि 11 से 12 हजार किसान प्रति वर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की सरकार के समय पे ऐसा नहीं होता था, लेकिन वो एक रीजन नहीं हो सकता कि आज की आप स्थिति को उसको प्रूव कर दें कि हाँ जस्टिफाइड कर दे कि 11-12 हजार किसान सुसाइड कर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो उसका कोई तो कारण होगा जी। और 2014 में आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था। वो वादा क्या था जी? कि किसानों की आय 2 गुनी होगी जी। मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं कि क्या दिक्कतें होती हैं किसानों के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या किसानों की आय 2 गुनी हुई है कि नहीं। आपसे मेरा मतलब है मेरे बीजेपी के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो मुझे बताएं। आप ये मुझे बताएं कि 3 कृषि के कानून आप लेकर आए थे, काले कृषि के कानून लेकर आए थे। मेरे को लगता है 1 साल से ज्यादा किसान यहाँ पे, मैं दिल्ली में के पास ही रहता हूँ, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे। 700 किसान शहीद हो गए। आप किसानों को आंदोलन जीवी बोला, आपने उनको खालिस्तानी बोला, आपने उनके लिए कंटीली तारे बिछाई, आपने उन पे आंसू गैस चलाई, आपने ये बोला कि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आए हैं। तो मैं मीडिया के कुछ साथियों को भी वहां पे ईशान जी, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी आप किसानों के लिए बड़े इस तरह के वायदे कर सकते हैं, इस तरह का ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर रहे हैं ना, हम कर्नाटक में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें सेंटर की उसमें मदद चाहिए। उसमें सेंटर अगर फंड नहीं देगा तो हम कैसे बूस्ट कर पाएंगे उसको। आप मुझे भी तो बताइए ना ये बात। तो तीन राज्यों में हमारी सरकार है, हमें भी तो सेंटर से फंड चाहिए। हमने भी मांगा था कि कर्नाटक में हमें फंड मिले। कर्नाटक भी एक, आप लगा लीजिए, पानी की समस्या से जूझ रहा है, हमें भी तो वहां पे फंड चाहिए ना। हम अगर इरिगेशन सिस्टम वहां पे बैठाएंगे तो उसके लिए हमें फंड चाहिए। आप मेरे को ये बताइए साथ में कि देखिए आज की कमोवेश स्थिति मैं आपको बता देता हूँ क्या है गाँव में। देश में गाँव की ये स्थिति है कि किसान कृषि छोड़कर आज इतना परेशान और हताश हो गया है कि वो शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। और शहरों में वो क्या काम कर रहा है, वो मजदूरी का काम कर रहा है, वो लेबर का काम ढूंढ रहा है, वो ड्राइवरी का काम ढूंढ रहा है, वो नौकरी चाकरी का काम ढूंढ रहा है। तो ये देश का जो अन्नदाता है जी, ठीक है, कांग्रेस का कहना है कि केंद्र मदद करेगी तभी जो है किसानों के लिए कांग्रेस के जो प्रयास है। जी ईशान जी, मैं आऊंगी अगले राउंड में आपके पास आऊंगी। संजय जी, छला हुआ महसूस हो रहा है। और बस आखिरी 5 सेकंड बाद देखिए, जो वो छला गया है किसान, इसी की ये बात है कि हमारे को कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव में जो गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से बहुत ज्यादा वोट मिला है। हमारा वोट शेयर वहां बढ़ा है। तो इसका मतलब यही है कि किसान कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ चल पड़ा है। ठीक है, कुछ समय की बात है, ये सरकार जब गिरेगी तो हम डेफिनेटली वापस आके किसानों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। तो क्या सरकार जल्दी गिरेगी, इसीलिए जो राहुल गांधी है वो किसान नेताओं को जो है उनसे मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की राजनीति की जा रही है, जबकि कर्नाटक में देखा जाए तो किसानों की आत्महत्या लगातार खबरों में बनी हुई है। ईशान जी, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास, मैं अगले राउंड में आ जाऊंगी। क्योंकि राहुल जी की इस बात का जिक्र किया आपने, बस 5 सेकंड जी, माफ कीजिएगा, 5 सेकंड। देखिए, आपने बोला कि राहुल जी किसान नेताओं से मिल रहे हैं, वो लगातार किसानों से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय से किसानों से मिल रहे हैं। और आज भी जब किसानों को उन्होंने संसद परिसर में इनवाइट किया, अपने ऑफिस में इनवाइट किया मिलने के लिए, तो किसानों को नहीं घुसने दिया गया। ये आज की स्थिति है। देश की सरकार किसानों को सुनना ही नहीं चाहती है। देश की सरकार संसद में कहती है कि 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन देश की सरकार ये मारने को तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीरें तो संसद परिसर में ही किसानों की बैठक की आई है सामने। ईशान जी, आप ये मुझे बताइए ना, अंदर क्या ऑफिस में मीटिंग हुई? वो क्या ऑफिस में मीटिंग हो पाई? वो ऑफिस में उनको एक न्योता दिया गया था, आप हमारे ऑफिस में आइए, हमसे बात कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। संजय जी से समझ लेते हैं। संजय जी, किसानों को क्यों अपना दुश्मन मान रही है सरकार? संसद परिसर में घुसने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप तो यही लगाया है। पहले इसी पर समझ लेते हैं, उसके बाद किसान की समस्याएं और आम बजट पर जो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी अपना पक्ष रखे यहाँ पर। संजय जी। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना दुश्मन मानती है, ये बिल्कुल गलत बात है।
हम किसानों के साथ बिल्कुल खड़े जी। हैं और किसानों की जो भी समस्या आने वाले समय में होगी उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखिए 3 कृषि कानून लेकर आए गए थे, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उन तीनों कृषि कानूनों को ये कहकर वापस लिया कि हम किसानों को समझाने में विफल रहे हैं, इसलिए 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए। जी। ईशान जी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं ईशान जी को याद दिलाना चाहता हूं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के टेन्योर में ही आई थी। नहीं, चलिए उन्होंने नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने नहीं किया इसलिए आपने नहीं 10 किया, साल तो आपकी सरकार क्या को ये भी जनता होगा। के सामने यही कहना चाहती है बीजेपी? जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए नेहा जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। मुझे कंप्लीट कर दूंगा तो जरूर उस पर कमेंट कीजिएगा, पर मुझे अपनी बात पहले रखने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मौका मिलेगा। जी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस किसानों की बहुत हिमायती बन रही है। उस समय कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? जी, क्योंकि इनके इंटेंशन उस समय भी क्लियर नहीं थे। अब मैं आपको थोड़ा सा डाटा देता हूं। अब 2014 से पहले का एमएसपी के प्राइसेस देख लीजिए क्रॉप्स के, और आज 2024 में एमएसपी के प्राइसेस को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ऑलमोस्ट 50% से लेके 150% तक एमएसपी बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है जी, और आने वाले समय में भी उसमें इंप्रूवमेंट समय समय पर करते रहेंगे। जी। इसके अलावा जब एजुटेशन विड्रॉ की बात हुई, जब कृषि कानून वापस लिए गए थे, उस समय भी एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया था जिसमें सरकार के नुमाइंदे रहेंगे और किसानों के नुमाइंदे रहेंगे, पर कम्युनिकेशन गैप के कारण वो कमेटी की में जो बात की प्रोग्रेस है आगे नहीं हो पाई। अब सरकार दोबारा फॉर्म हुई है तो हम चाहेंगे कि किसान नेता आगे आए और इस विषय पे बात करें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम किसी डिसीजन पर आ पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने किसानों की आमदन को दुगना करने की बात की थी। आज तक कांग्रेस ने सालों में इस बारे में कुछ चर्चा नहीं कर पाई, कोई बात नहीं कर पाई और ना ही किसानों की आमदन दुगना कर पाई। अगर आप किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड निकलवा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस की सरकारों में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की थी। ये आज किस से बातें कर रहे हैं? एक तो बड़ी पुरानी कहावत है, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीयत। आप नसीहत देते रहो भारतीय जनता पार्टी को। आपने इतने साल देश में राज किया, आपने किसानों की दशा को सुधारने के लिए क्या किया? आज तक कांग्रेस ने अगर किसानों की दशा सुधारी होती तो आज ये हालात जो देश में बने हुए हैं किसानों के साथ, ये हालात कभी भी नहीं बनते। चलिए ईशान जी, संजय जी अगर आपकी बात पूरी हो गई। जी, मैं अभी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा नेहा जी। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, आज भी हमारा 40% के करीब जो फूड ग्रेन है वो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप इस बजट ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट ने 1.52 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के लिए प्रावधान किया है। आज तक हिंदुस्तान के जितने बजट आए हैं ये सबसे ज्यादा प्रावधान एग्रीकल्चर के लिए इस बजट में किया गया जी। तो स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में रहेगा, जिसके लिए स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज बने जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन हो रही है वहां पे बने। ऐसे में एक बात पूरी करने दीजिए नेहा जी। अगर ये 40% फूड ग्रेन हम सेव कर लेते हैं तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि किसानों को उस फूड ग्रेन का प्राइस मिलेगा जो सड़ जाता था, जिसका उन्हें एक भी पैसा नहीं मिल पाता था। और दूसरा उसका एडवांटेज ये होगा कि जब शॉर्टेज होती है फूड प्रोडक्ट्स की, उस समय सब्जियों के प्राइसेस, दूसरी आइटम के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब बेसिकली उसकी स्टोरेज कर ली जाएगी तो जो शॉर्टेज है वो देश में नहीं होगी और आम आदमी को उनके बड़े रीजनेबल प्राइसेस पर
वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन्स मिलेंगे। लेकिन संजय जी, दो कार्यकाल रहा, 10 सालों के कार्यकाल में आप स्टोरेज को, अभी आप वही दुहाई दे रहे हैं कि स्टोरेज का ही जो है ये समस्या नहीं हो पाई है और हमारा जो फोकस है वो स्टोरेज की तरफ है। हम कोशिश करेंगे कि आत्मजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े, जो कि फार्मर इश्यूज एक्सपर्ट हैं, और संजय जी की बात अधूरी रह गई, उनकी बात पूरी सुनी जाए। ईशान जी को उनकी बातों पर कुछ आपत्ति है, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो मूल मांगे किसानों की हैं, लेकिन इन मूल मांगों को लगातार सरकार अनसुना कर रही है और अब किसान कह रहे हैं कि सरकार बहरी हो गई, हमारी बातें नहीं सुन रही है, इसलिए अपना आंदोलन हम दिल्ली जाने का जो मार्च है, दिल्ली मार्च का जो आंदोलन है वो आगे जारी रखेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान संगठनों ने इस बात का ऐलान किया है। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। संजय जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहती हूँ कि आप संक्षेप में अपनी बात पूरी रखें, फिर ईशान जी के पास अगले सवाल के साथ जाऊंगी। जी नेहा जी, मेरा ये कहना है कि अगर हम स्टोरेज फैसिलिटीज को देश में बढ़ा लेते हैं तो इससे किसानों को भी फायदा होगा और आम आदमी को भी फायदा होगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी। पर एक बात को समझना पड़ेगा कि इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां से आएगी। इन्वेस्टमेंट एक कारपोरेट सेक्टर ही इस फील्ड में पैसा लगा सकता है, या कोई फार्मर्स अपनी कोऑपरेटिव बना के सेलोस बना सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम स्टोरेज फैसिलिटीज पे बहुत अच्छे ढंग से काम करें तो आने वाले समय में इसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, इसका लाभ आम जनता को भी मिलेगा और देश को भी इसमें फायदा होगा। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल यही था ब्रेक से जाने से पहले, जो मैंने समझने की कोशिश की थी, 2 कार्यकाल आपको सरकार का मिल चुका है, जनता ने दे दिया है, लेकिन स्टोरेज की तरफ क्या ध्यान नहीं रहा कि अभी भी आप 40% फूड ग्रेन की बात कर रहे हैं? देखिए, स्टोरेज की तरफ ध्यान था। जब आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में किसानों की आमदन को दुगना करने की बात की थी, उस समय यही बातें आगे रखी गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली आप ही जानती हैं कि देश ने 2 साल कोरोना के उन गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। जब कोरोना की चुनौतियों में विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं, तो हमारा देश ने बहुत अच्छे ढंग से उन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ने की तैयारी की है और हमने देश में इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया। अगर आप बाहर की इकोनॉमीज की बात करें तो आप वहां का इन्फ्लेशन रेट देखिए कि कितने प्राइसेस हर चीजों के वहां पे बढ़े, पर हमारे देश में हर चीज को कंट्रोल में रखा गया। वो एक कठिन समय था देश के लिए। और इन द मीन टाइम तो कृषि कानून आए, उस पर सहमति ना बन पाने के कारण वो समय बर्बाद हुआ। पर मुझे लगता है कि अब सरकार दोबारा बनी है, अब किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं, वो आए सरकार के साथ बातचीत करें और जो भी उनके मुद्दे हैं सरकार जी, हरियाणा में बीजेपी सरकार तो किसानों को दिल्ली ही आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हीं की अपील पर जो है यथास्थिति बनाए रखी है, लेकिन ये बात कही है कि कहीं ना कहीं सरकारों और किसानों में सबसे बड़ी जो कमी है वो भरोसे की कमी है। संजय जी, इस बात को मानेंगे आप कि कहीं ना कहीं भरोसा सरकार किसानों के प्रति नहीं बना पाई है, जिस वजह से किसान लगातार आंदोलन जारी रखने पर मजबूर हो रहे हैं? संजय जी, दिल्ली आने से भी रोक देती है बीजेपी। मुझे लगता है नेहा जी के कहीं पर कुछ कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम रही है और आने वाले समय में जो भी कमियां रही हैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर किसानों के कोई गिले शिकवे हैं उनको बैठकर सुना जाएगा और उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। ईशान जी, आप कुछ आपत्ति जता रहे थे बीजेपी की प्रवक्ता की बातों पर, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात रखिए, फिर अगला सवाल। जी नेहा जी, देखिए काफी पॉइंट्स हैं इसमें। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला, उससे पहले जो अभी आपने बात बोली उसी को आगे बढ़ाते हुए, आज देश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। इसलिए वो बार बार पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आना चाहते हैं, वो आंदोलित हैं, वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आना चाहते हैं, वो जितने भी आसपास के राज्य हैं वहां से दिल्ली आना चाहते हैं वो आंदोलन करने। वो क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोली है ये बात। तो आप पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि वो सरकार में है, वो देश चला रहे हैं, उनको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए और एड्रेस करनी चाहिए कि यस देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट एंड वी आर कमिटेड टू रिजॉल्व इट, बट दे आर नॉट एक्चुअली। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
2 साल से ज्यादा हो गए वो कृषि कानून को रद्द किए हुए। जो 3 काले कृषि कानून आए थे उनको वापस जो लेना पड़ा था मोदी जी को, उसमें 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। उस पर आज तक कोई चर्चा नहीं करी। वो 3 काले कृषि कानून जो आपने बनाए थे वो किससे पूछ के बनाए थे, क्या डिस्कशन हुए थे, किसानों के कौन से संगठनों के साथ आपने डिस्कशन किया था, वो आज तक देश को नहीं पता चला। आपको मैं बताता हूँ। अब आइए दूसरी बात पे। इन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी नहीं करी। हाँ, मैं मानता हूं किसानों की आय हमने दोगुनी नहीं करी। हमने आय को इतना कर दिया, हमने 2 गुनी क्या 10 गुनी आय कर दी हमने किसानों की। जब आपको मैं वही 1947 पे लेके जाता हूं दोबारा से, कुछ भी नहीं था हमारे पास। देश के किसानों के पास पहनने तक कपड़े नहीं थे। आप तो क्या बीज की बात करेंगे और क्या पानी की बात करेंगे, आप 1947 से 2014 तक ये बहुत एक लंबा समय है और इस समय के अनुसार किसानों की जो स्थिति हुई है उसमें यूपीए या फिर कांग्रेस की पीठ थपथपाने वाली स्थिति भी नहीं कही जा सकती। हमारे साथी ने बोला कि 2 गुनी नहीं करी हमने। मैं तो कह रहा हूं हमने 2 गुनी नहीं करी, हमने 10 गुनी कर दी थी। लेकिन आप उसके बाद उसको कहां लेके गए? सवाल ये उठता है। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि 40% जो ग्रेन है वो सड़ जाता है, आप स्टोरेज फैसिलिटी बना सकते हैं। और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बोला कि कॉर्पोरेट्स ही वो बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी, मैं आपको बताता हूं, ये षड्यंत्र है किसानों के खिलाफ जो मोदी सरकार कर रही है। वो किसानों को कॉर्पोरेट्स का टट्टू बना देना चाहती है। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है ये बोलते हुए। मेरे को नहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा सच्चाई है। ये 3 काले कृषि कानून इसीलिए असफल हुए थे क्योंकि आप कॉर्पोरेट्स के हाथ में किसानों को दे देना चाहते हैं। जी। आप ये बताइए, अगर कॉर्पोरेट्स वो खोलेंगे स्टोरेज हाउसेस, कॉर्पोरेट्स उसको रेगुलेट करेंगे प्राइस को, तो किसानों को क्या दाम मिलेगा? क्या सरकार ये चाहती है कि किसान पिछलग्गू हो जाए कॉर्पोरेट्स के? क्या वो जो किसान जो बेचारा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो लीगल केस कैसे लड़ेगा किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ? इसी में एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहती हूं संजय जी के लिए। मैं इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं जी। आप ये बताइए, एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा आपने किया था, वो आप किसानों को नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो आंदोलित हैं, वो यही चाहते हैं। और आप अगर कॉर्पोरेट्स को किसानों के हाथों में, किसानों को कॉर्पोरेट्स के हाथों में सौंप देंगे, तो उसके बाद प्राइस रेगुलेशन की जो पावर है सरकार की, वो सरकार खो देगी। जी। तो ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे देश की कृषि के लिए। अगर बीजेपी की ये मंशा है कि वो किसानों को कॉर्पोरेट्स के हाथ में सौंप देना चाहती है, तो इस बात को हमारे देश को हमारे संजय जी, एक सवाल मेरा कि वर्तमान में भारत में जितने इस तरह के कोल्ड चेन्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हैं, उन कोल्ड चेन्स में जब किसानों की फसल जाती है तो उनको कितने औने पौने दाम पर उन्हें खरीदा जाता है, ये कहकर कि ऐसे में आप कॉर्पोरेट्स के भरोसे कैसे किसानों की फसल को सौंप सकते हैं? ईशान जी, बिल्कुल संक्षेप में। बहुत संक्षेप में देखिए, जब आप कॉर्पोरेट्स को आप ये सब चीजें सौंप देंगे, उसके बाद वो स्टॉक होल्डिंग की समस्या आ जाती है। वो स्टॉक होल्डिंग करेंगे तो रिटेल में दाम बढ़ेंगे, यानी कि चीजों के दाम आगे बढ़ेंगे। और अभी हमारे साथी बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन बहुत कम कर दिया इन्होंने। आज भी देश में फूड पे जो इन्फ्लेशन है वो 9% है, यानी कि डबल डिजिट के आसपास है वो। तो देश में जो स्थिति है कमोवेश, वो महंगाई की स्थिति है, और उसमें ये मंशा इनकी साफ है कि ये कॉर्पोरेट्स के हाथ में किसानों को सौंप देना चाहते हैं। ठीक है संजय जी, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास क्या शब्द या फिर क्या तथ्य हैं? तो लगातार हमारी कोशिश होगी कि आत्मजीत सिंह, जो कि फार्मर इश्यूज के एक्सपर्ट हैं, किसी कारणवश समय पर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उनको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंताएं हैं उनसे बेहतर कोई शायद नहीं रख पाएगा, इसीलिए उनका जुड़ना कार्यक्रम से बहुत ज़रूरी है। लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो किसान है, जो अपनी मांगों को लंबे समय से सरकार के सामने उठाता आ रहा है, लेकिन उसे दिल्ली जाने से भी रोका जाता है। और अब जब 3.0 सरकार ने पहला बजट पेश कर दिया है तो उन मांगों को फिर से अनसुना कर दिया गया है। किसान संगठनों ने इस बजट पर निराशा जाहिर की और अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी कर दी है कि कहीं ना कहीं सरकारों और किसानों के बीच सबसे बड़ी जिस बात की कमी है वो है भरोसे की कमी। बातचीत के जरिए ही समाधान निकालने की आवश्यकता है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय कपूर जी जुड़े हुए। संजय जी, जिन नीतियों पर, जिन प्रयासों पर बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है, उसमें किसान के हित कहीं कम और कॉर्पोरेट्स के हित ज़्यादा दिख रहे हैं। आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन समाधान तो बीजेपी से एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट मुझे भी है कि क्या 2 कार्यकाल कम है कि तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भी जो है उन 2 मूल मांगों पर आसपास भी प्रयास होते हुए नजर नहीं आते? संजय जी।
नेहा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, पर कुछ बातों को अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। किसान ट्रबल में है, किसानों की दशा इतने सालों में सुधारी नहीं जा सकी। हालांकि कांग्रेस ने ज्यादातर समय देश पर राज किया, फिर भी वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि वो किसानों के लिए कुछ करना चाहती है। तो महत्वपूर्ण विषय है कि देश में दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो लेबर और दूसरी कैपिटल। कैपिटल की देश की कमी है, पॉपुलेशन हमारी काफी है, लेबर हमारे पास अवेलेबल है, पर अगर हमें स्टोरेज फैसिलिटीज या सैलोस क्रिएट करने हैं, उसके लिए कैपिटल चाहिए। अब सवाल ये है कि वो कैपिटल कहां से आएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न। सिर्फ एक बातें कहते ना कि कॉर्पोरेट कब्जा कर लेगा, इंडस्ट्रीज कब्जा कर लेंगे, ये बातें किसी चीज का समाधान नहीं है। हमारे पास सबसे पहले ये चीज को ढूंढना पड़ेगा कि जो कैपिटल हमें चाहिए, वो कैपिटल हमें स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, सैलोस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन लगाएगा। तो डेफिनेटली किसी ना किसी सेक्टर संजय जी, भारत दुनिया की जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, बन चुकी है अगर मैं सही हूँ। तो ऐसे में विकसित भारत का सपना हम पाल रहे हैं और हमारे पास जो साइलोस बनाने के लिए कैपिटल ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो दिशा है वो शायद जो है, जिस आर्थिक मॉडल की बात हो रही है, उस आर्थिक मॉडल पर गंभीरता से मंथन की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है। संजय जी, ये तो नेहा जी, दैट इज ए प्रूवन फैक्ट। इसमें कोई डिस्कशन का विषय ही नहीं है कि कैपिटल के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता, और कैपिटल के लिए हमें किसी ना किसी को तो इनवाइट करना पड़ेगा कि आप इस सेक्टर में आओ और आप पैसा लगाओ जी। तभी तो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की जाती है, तभी बेसिकली सैलोस की बात की जाती है जी। तो अगर स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ती हैं और जो 92,000 करोड़ रुपया हर साल बर्बाद हो जाता है, उसको सरकार बचाने की और सोच रही है, तो 92,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में जा सके, जो हर साल फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रॉय होने से बर्बाद हो रहा है, और उसका एडवांटेज कॉमन पर्सन को भी मिलेगा। और दूसरी बात है, इन्होंने की, शायद ही मेरे बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं ये कांग्रेस के, कि भाई कांग्रेस ने लीगल गारंटी की बात की, एमएसपी की, बड़ी अच्छी बात है। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन के दौरान एमएसपी की बात कही कि हम लीगल गारंटी देंगे। तो राहुल गांधी जी उन प्रदेशों से शुरू क्यों नहीं करते जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है? अगर वो सारे देश से इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार थे और उन्होंने उसकी सारी प्लानिंग कर रखी थी, तो कम से कम उन्हें उन प्रदेशों से शुरुआत करनी चाहिए जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां के किसानों को एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए और एमएसपी इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना चाहिए। तब तो लोग, किसानों को पता लगेगा कि राहुल गांधी जी ने इलेक्शन के दौरान जो अपना वायदा किया था अपने प्रदेशों में, उन वायदे को पूरा करने की इन्होंने पूरा करने का एफर्ट किया है। सिर्फ चैनल्स में बैठ के बातें कर देना, किसानों को बरगलाना, उन्हें उत्तेजना उनमें पैदा करना, उनके मतलब कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, उस तरफ उन्हें लेके जाना, ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है जी। जो भी बात होगी, सरकार बहुत सीरियस है इन विषयों को लेके, और आने वाले समय में हम किसानों की सारी समस्याओं को, क्या हम आने वाले समय में किसानों के साथ डायलॉग की अपेक्षा करें? संजय जी, आने वाले समय में सरकार और किसानों की बातचीत की अपेक्षा की जा सकती है इस वक्त? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रही है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल प्लान करके रखा है। आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब ये तीसरी टर्म में हमारी सरकार आई है, तो सबसे पहले निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया था, वो किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का रिलीज करके किया था। तो किसानों के प्रति सरकार बहुत गंभीर है, और आने वाले समय में किसान नेताओं के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी, उनके विषयों को लिया जाएगा, उनकी समस्या को समझा जाएगा, और उसका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ईशान जी, कांग्रेस से मैं ये समझना चाहूंगी कि बीजेपी तो कह रही है कि चलिए आने वाले समय में डायलॉग जरूर शुरू किया जाएगा किसानों के साथ, लेकिन कांग्रेस से मैं ये समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस कह रही है कि दबाव बनाएंगे सरकार पर किसानों की मांगों को लेकर। वो किस तरह का दबाव होगा? जो संसद में देखा हमने लगातार, उसी तरह का दबाव, या किस तरह का दबाव बनाने जा रही है कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है दबाव बनाना सरकार पर, और हम दबाव सिर्फ अपने हित के लिए नहीं बना रहे हैं, हम उन करोड़ों किसानों के हित के लिए बना रहे हैं
जो आज भी आप देखिए नेहा जी, 50 से 60% लोग पूरे देश के आज भी कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर देश का 50%, आधे से ज्यादा तबका एक दबाव बनाने के लिए, अगर हम उनके लिए प्रयास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में बेहतरी लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम तो लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सरकार को उस पर सुनना चाहिए जी। और अभी हमारे साथी बोल रहे थे, उन्होंने देखिए फिर से वही बात बोली कि कॉर्पोरेट्स ही कैपिटल लगा सकते हैं। आप ये बताइए, मुझे अपने सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप सरकार, यानी कि आप ये बताइए हमें कि सरकार क्या प्राइस रेगुलेशन में कोई उसका से होगा या नहीं होगा, या फिर आप प्राइस रेगुलेशन सारा कॉर्पोरेट के हाथ में दे देंगे? पहले आप मुझे ये बताइए। दूसरा चैलेंज आप ये बताइए कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर कहीं पर भी ग्रेन होर्डिंग होती है, या आप ये देख लीजिए अनाज की होर्डिंग होती है, दालों की होर्डिंग होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स पे अगर आप कोई रेगुलेशन नहीं लगाएंगे तो वो होर्डिंग करेंगे, उनको तो फायदा है। जब वो होलसेल में बेचना शुरू करेंगे तो वो होर्डिंग करेंगे दाम बढ़ाने के लिए। जब सप्लाई को वो कंट्रोल कर लेंगे और डिमांड बढ़ती जाएगी तो आप रिटेल इन्फ्लेशन आपका बढ़ता जाएगा खाद्य पदार्थों पे, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तीसरा आप मुझे ये बताइए कि हमारी एक डिमांड और है कि आप जितने भी कृषि उत्पादक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गए, आप ट्रैक्टर हो गया, बीज हो गए, आप उनको जीएसटी उस पर कम क्यों नहीं करते? आप क्यों उस पर जीएसटी लगाए जा रहे हैं? आप किसानों को थोड़ी तो राहत दीजिए। और चौथा सवाल, चारों सवाल का आप जवाब दीजिए, आप बिल्कुल आप पूरा समय लीजिए। जी। हमने किसानों का ऋण माफ किया था, किसानों पे जब ऋण हो गया था तो हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया था। तो आज अगर आप अपने कॉर्पोरेट घरानों के मित्रों के ऋण माफ कर सकते हैं, 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, इन चारों सवालों के उत्तर लेंगे संजय जी से। जो 4 सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं, बीजेपी के पास उसका क्या उत्तर? संजय जी, कर्ज माफी का सबसे बड़ा जो है एक सवाल है, वो किसान सरकार से पूछ रहे हैं, उसका उत्तर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एमएसपी की गारंटी संभव नहीं हो पा रही तो कर्ज माफी की दिशा में क्या सरकार प्रयास नहीं कर सकती है? बात वही कि कॉर्पोरेट्स का तो 16 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। और क्या प्राइस रेगुलेशन में सरकार के से होगी कि नहीं होगी, इस पे भी जवाब दीजिए। बिल्कुल संजय जी। हाँ, ईशान जी ने कुछ बातें कही हैं और नेहा जी आपके भी प्रश्न उसी से मिलते जुलते हैं, तो मैं उनका बारी बारी से जवाब देना चाहूंगा। जी। मैंने यहाँ पर स्टोरेज की बात की है, मैंने यहाँ ये नहीं कहा था कि कॉर्पोरेट्स किसानों से परचेजिंग करेंगे। मैंने ये कहा था कि वो स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए पैसा लगाएंगे और स्टोरेज फैसिलिटीज पे आप रेंटल बेसिस पे किसान वहां पे अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, उसका किराया दे सकते हैं, जिससे उनको सेविंग हो जाएगी। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि कॉर्पोरेट्स उससे किसान से खरीदेंगे। शायद ईशान जी को समझने में बात, तो वो तीन काले कृषि कानून में क्या था? संजय जी, मौजूदा व्यवस्था ऐसी है कि जितने कॉर्पोरेट्स के ऐसे कोल्ड स्टोरेज है वहां पर वही जो है खरीदार होती है। संजय जी, ठीक है, ईशान जी संजय जी से उत्तर समझ लेने दीजिए। संजय जी, ईशान जी, संजय जी से उत्तर समझ लेने दीजिए। संजय जी, किसानों का ये जो किराया है, ईशान जी संजय जी से उत्तर समझ लेने दीजिए। संजय जी, मौजूदा वक्त में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो बीजेपी इस व्यवस्था की बात क्या करी? ऐसी कोई नीति लाने जा रही है? देखिए, मैं फिर अपनी बात को, मैंने आपका प्रश्न सुन नहीं पाया क्योंकि ईशान जी बीच में बोल रहे थे। मैं कह रही मौजूदा दौर में भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी कॉर्पोरेट घराने का कोल्ड चेन है, स्टोरेज है, तो वो खुद ही खरीदार होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, आज भी कोल्ड स्टोरेज कई खुले हुए हैं। ये पहले ईशान जी से सुन लीजिए, मुझे लगता है ईशान जी को ना, ठीक है ईशान जी, मैं आऊंगी। संजय जी को बात पूरी करने दीजिए। संजय जी जवाब दे। संजय जी जवाब दे। आप जरा ईशान जी को पहले चुप करवा लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। निवेदन है कि संजय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी ठीक है। देखिए नेहा जी, आज भी देश में कई कोल्ड स्टोरेजेस हैं और जो रेंटल बेसिस पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वहां पे रखे जाते हैं। जो भी वहां पे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखता है उसका रेंटल वो कोल्ड स्टोरेज का पे कर देता है। 2 तरह की ऑप्शन होती है कि आप चाहे रेंटल बेसिस पे वहां पे रख लो और या उसको आप सेल कर दो किसी व्यापारी को, व्यापारी आगे उसको कोल्ड स्टोरेज में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के रख ले। ये तो किसान मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो कोल्ड स्टोरेजेस में या सेलों में अपना सामान रखना चाहते हैं या वो किसी व्यापारी को बेचकर अपना पैसा लेना चाहते हैं और व्यापारी आगे इन्वेस्टमेंट करके वहां पे रखना चाहता है।
और दूसरी बात जो शान जी ने उठाई थी होर्डिंग की, देखिए होर्डिंग के लिए देश में प्रोविजंस है। अगर कोई व्यापारी होर्डिंग में जाता है उसके लिए देश के सख्त नियम है, अगर होर्डिंग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर एक लिमिट से ज्यादा कोई होर्डिंग करने की कोशिश करेगा तो उन नियमों के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो उपाय नहीं है। और तीसरी बात इन्होंने की थी ऋण माफी की, कि कारपोरेट के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। अरे भाई, आपको बैंकिंग सिस्टम को ध्यान से समझना पड़ेगा। कभी भी किसी कारपोरेट का पैसा माफ नहीं होता। अब किसी बैंक के सीनियर अधिकारियों के पास जाइए, एक कांग्रेस ने किया क्या है कि सारे देश में एक हवा बनाई हुई है कि बीजेपी ने कारपोरेट के ऋण माफ कर दिए। कभी भी ऋण माफ नहीं किए जाते, उसके रिकवरी के केसेस उन कारपोरेट्स पर चलते रहते हैं और उनकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको रिकवर करने की बैंक तो क्या ये भ्रामक प्रचार है कांग्रेस का, विपक्ष का? 16 लाख करोड़ नहीं माफ हुआ है। राइट ऑफ क्या होता है? व्हाट इज राइट ऑफ? बात पूरी करनी है। व्हाट इज राइट ऑफ? चलिए इसी तरह संजय जी, राइट ऑफ क्या होता है? ठीक है, देश में गुमराह कर रहे हैं बगैर बताइए क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बाइंग तो आप लेकर आएगा कृषि कानून में, कृषि कानून में। ठीक है ईशान जी संजय जी को बात रखने दीजिए। ईशान जी, मैं आऊंगी, समय बहुत ही सीमित है। संजय जी एक लाइन में बात पूरी करें। संजय जी बात पूरी कर दें। ईशान जी, निवेदन है आपका। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बस ठीक है, संजय जी बात रखें। सवालों का जवाब देने के यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं चैनल पे बैठा। जी संजय जी बात रखिए। कृपया संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। कृपया निवेदन है संजय जी, अपनी बात रखें। ईशान जी, निवेदन है, संजय जी को बात रखने दीजिए। मैं आपको मना नहीं करूंगा, पर मेरी टर्न पे मुझे अपना विषय रखने दीजिए और जनता को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सच बोल रहे हैं और कौन झूठ बोल रहे हैं। ईशान जी, निवेदन है, बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। संजय जी, बैठ के कांग्रेस का झूठा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश मत कीजिए। संजय जी बात पूरी करें। देखिए, मैं आपको बैंक की बात कर रहा था कि कोई भी लोन लिया जाता है ना, बैंक के जो मेयर्स है ना, उसकी रिकवरी के कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं और लीगल एक्शन उनके खिलाफ चलता ही रहता है। अभी आपने देखो कि हमारी गवर्नमेंट में एनसीएलटी बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि जो कारपोरेट बैंक्स का पैसा वापस नहीं कर रहे थे, उनसे पैसा रिकवर किया जाए। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के टाइम पर जो एनपीए लेवल था, आज हमारी गवर्नमेंट में एनपीए लेवल काफी डाउन आया और लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया हमने कारपोरेट से रिकवर किया है। मैं बैंक के बोर्ड में डायरेक्टर भी रहा हूं और बैंकिंग सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से समझता हूं। तो ये क्राइटेरिया जो झूठ का प्रोपेगेंडा कांग्रेस देश में फैलाती है ना, इनको ये प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए और देश के एनपीए पे संजय जी को बीजेपी की सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। ईशान जी, आपकी राज्यों में जो सरकारें हैं, जिस तरीके से बहनों को, युवाओं को, उसी तरह से किसानों को भी इस तरह का कोई ना कोई जो है आप मानदेय दे सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सपोर्ट प्राइस की जब बात आती है तो राज्यों से शुरुआत अगर कांग्रेस करे तो वही मॉडल जो है केंद्र सरकार उठा ले। जिस तरह से अप्रेंटिसशिप की जो बात थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वो सरकार ने उठा ली। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की बात कर दी। ईशान जी, नहीं, दिक्कत तो ये है कि इन्होंने नकल तो करी, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हमने क्या किया था, हमने 500 कंपनियों की कैपिंग नहीं करी थी अप्रेंटिसशिप पे, इन्होंने कैपिंग कर दी 500 कंपनीज की कि टॉप 500 कंपनीज में ही वो लोग अप्रेंटिसशिप, युवा अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं जी। हमने कोई कैपिंग नहीं करी थी, हम पीएसयूज को भी उसके अंडर लेकर आना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया और दूसरी चीज क्या करी, इन्होंने पूरी मैथ्स बिगाड़ दी उसकी। हम एक युवा को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देते अप्रेंटिसशिप के, और ये इंटर्नशिप के नाम पे 60,000 रुपए दे रहे हैं 1 साल में जी। तो उसमें फर्क है ना 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का मुनाफा अगर कांग्रेस की सरकार आती तो युवाओं को मिलता, जो भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं दे रही है। चलिए, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन्हीं वादों को फिर से देखेंगे। और जी, समय समाप्त हो गया, बिल्कुल संक्षेप में समय समाप्त हो गया जी। और देखिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मैं ईशान जी के सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। आपकी जवाबदेही गरीबों को नहीं है, आपकी जवाबदेही किसानों को नहीं है, आपकी जवाबदेही जो आंदोलन करते हैं उनको नहीं है, आपकी जवाबदेही विपक्ष को नहीं है। ईशान जी, समय समाप्त हो गया।
आप ये बताइए ना किसको जवाब दी है फिर? ठीक है संजय जी एक लाइन में, समय समाप्त हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जवाबदेही देश को है, देश की जनता को है और देश के लोगों को है। किसान देश के नहीं है क्या? ठीक है समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी संजय जी आपका भी, ईशान जी आपका भी, कि आपने कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। जिस हिंदी के दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आत्मजीत जी जो कि फॉर्मर इश्यूज एक्सपर्ट थे, वो किन्हीं कारणों के वश नहीं जुड़ सके हैं कार्यक्रम से, लेकिन लगातार हमने कोशिश की है कि किसानों से जुड़े जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं और जिनके सवाल उत्तर की बात है, तो चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हों, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हों, उनकी बातों से कोई स्पष्टता आपके सामने ज़रूर हुई होगी। आपसे इसलिए अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। एक बार फिर से ईशान जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे और संजय जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। दर्शकों से लगातार अनुरोध कि जस्ट टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।